नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आखिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। साल 2026 शुरू हो गया है और 2 महीने बीत भी चुके हैं। एक साल से अब कम ही समय बचा है विधानसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियों के बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही तो लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मेहनत करनी है और खासकर योगी आदित्यनाथ का भी स्टेक बहुत लगा हुआ है दांव पे, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव होगा। ऐसे में किस तरीके से सत्ता विरोधी लहर हो या अन्य दूसरी चुनौतियां हो, उसको पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा पाती है या नहीं लहरा पाती है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले कितने ऐसे चुनाव होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को उन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, यानी उन चुनावों से गुजरना पड़ेगा। विधानसभा की 3 सीटों पर तो उपचुनाव होने ही हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बंगाल के चुनाव के साथ इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसमें सोनभद्र की दुद्धी, बरेली की फरीदपुर और मऊ जिले की घोसी सीट शामिल है। इन 3 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, दुद्धी में और घोसी में, लेकिन बरेली की फरीदपुर सीट भाजपा के पास है। तो पहली बड़ी अग्नि परीक्षा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए यही होगी कि या तो वो अपने 2-1 के नंबर को बरकरार रखे या तो फिर उससे ज़्यादा जीत दर्ज करके आए, यानी कि बरेली की फरीदपुर के अलावा सोनभद्र की दुद्धी और मऊ की घोसी में से कोई एक सीट भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में हासिल हो सके। तभी ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ अभी भी है और इसी दमखम के साथ वो चुनाव में जाएगी। लेकिन उससे बड़ी अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राज्यसभा के चुनाव है। इस साल नवंबर में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं और उन 10 सीटों पर 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी, जो कि पहले से 8 सीटें उसके पास हैं, और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं या मिल जाएंगी, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव तो विधायकों के नंबर पे होता है। मौजूदा समय में जो विधायकों की संख्या है उसके हिसाब से एक राज्यसभा की सीट के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। 8 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी और नंबर के हिसाब से देखें तो समाजवादी पार्टी को एक ज़्यादा सीट मिल सकती है, क्योंकि राज्यसभा की जो 10 सीटें खाली हो रही हैं उनमें से 8 भाजपा के पास है, 1 बसपा के पास है और 1 सपा के पास है। लेकिन सीटें मिल जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। उन सीटों पर किन कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है या उतारेगी, ये बहुत दिलचस्प होगा। इसको समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि जो 8 सीटें खाली हो रही हैं उस पे फिलहाल कौन कौन राज्यसभा से एमपी है और किस कास्ट का या किस कम्युनिटी का है। सबसे पहले बात इसमें कर लेते हैं ब्रिजलाल की। रिटायर्ड आईपीएस हैं और दलित बिरादरी से हैं। सीमा द्विवेदी ब्राह्मण समाज से हैं। चंद्रप्रभा उर्फ गीता ये शाक्य हैं और ओबीसी कम्युनिटी से हैं। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी जो यूपी के नहीं हैं और सिख समुदाय से हैं। बाकी दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे राजपूत हैं। अरुण सिंह मिर्जापुर वाले भारतीय जनता पार्टी में बहुत अहम पदों पर रहे और लगातार दूसरी बार राज्यसभा के सांसद हैं, ये भी सामान्य वर्ग से हैं। इसके अलावा बीएल वर्मा ओबीसी कम्युनिटी से हैं और मौजूदा मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। इस तरीके से इन 8 राज्यसभा सांसदों को देखें तो 8 में से 4 पर सवर्ण समाज के लोग हैं, जबकि 1 दलित, 1 सिख और 2 ओबीसी कम्युनिटी के हैं। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी को यूपी के विधानसभा चुनाव में जाना है और उसे अपने ओबीसी और दलित वोट बैंक को सहेज के रखना है, तो उसके सामने क्या ये बड़ी चुनौती नहीं होगी कि जिस कास्ट कॉम्बिनेशन के सहारे इन 8 लोगों को राज्यसभा में भेजा गया है उसमें कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि सामान्य की संख्या सूबे में 50% तो है नहीं, लेकिन 8 में से 4 जनरल कैटेगरी के लोग राज्यसभा भेजे गए हैं।
ऐसे में यही समझा जा रहा है कि ओबीसी और दलित वर्ग के ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा भेज सकती है। दिनेश शर्मा, बृजलाल, ऐसे लोगों को तो दोबारा टिकट मिलना शायद ही संभव हो। अरुण सिंह भी 2 बार के राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, तो उनका भी टिकट रिपीट हो ऐसा दिखाई नहीं देता। नीरज शेखर बलिया के, उन्हें भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजे, इसकी भी उम्मीद बहुत कम है। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। बीएल वर्मा का टिकट रिपीट हो सकता है क्योंकि वो मोदी सरकार में मंत्री हैं। यदि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रह जाएंगे तो फिर मोदी मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री कैसे रह पाएंगे। बाकी बची सीमा द्विवेदी और चंद्र प्रभा, इनके बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही। लेकिन ये तो जरूर है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी और दलित कम्युनिटी संविधान बचाने के नाम पर उससे दूरी बना ली थी इन दोनों कम्युनिटी ने, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनको वापस ले आने या उनको इंटैक्ट रखने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। यानी जब नवंबर में राज्यसभा के चुनाव घोषित होंगे और कैंडिडेचर अनाउंस करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो ये तय माना जा रहा है कि 8 में से ज़्यादातर सीटों पर वो या तो ओबीसी कम्युनिटी या फिर दलित कम्युनिटी के कैंडिडेट उतारेगी। भाजपा के सामने ये चुनौती तो है ही है। हमने विधानसभा उपचुनाव की चुनौती गिनाई ही कि किस तरीके से उसे अपने नंबर बढ़ाने होंगे। यूपी में पंचायत चुनाव भी होने हैं, उसका भी रिफ्लेक्शन विधानसभा के चुनाव पे पड़ सकता है। हालांकि अभी ये कयासों में चल रहा है कि पंचायत चुनाव इस साल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी दूसरी इंटरेस्टिंग खबर ये भी है कि ऐसा पहली बार होगा अपनी स्थापना के बाद कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी मेंबर दिल्ली में नहीं बच जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। लोकसभा बिल्कुल सूनी है बहुजन समाज पार्टी के बिना, एक भी मेंबर नहीं है उसका लोकसभा में। अब राज्यसभा में रामजी लाल गौतम बसपा के राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, लेकिन उनका भी टर्म इस बार खत्म हो रहा है। अब चूंकि बसपा के पास यूपी की विधानसभा में सिर्फ एक विधायक हैं और उनके सहारे राज्यसभा किसी को भेजा नहीं जा सकता, जाहिर तौर पर राज्यसभा से उसकी सदस्यता शून्य हो जाएगी। यानी बहुजन समाज पार्टी न तो लोकसभा में बचेगी और न राज्यसभा। लेकिन समाजवादी पार्टी को एक सीट का फायदा हो सकता है। अभी सपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब वो कई बार से राज्यसभा के सांसद हैं, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के चाचा हैं, मुलायम सिंह के भाई हैं, सभी जानते हैं। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव का टिकट तो रिपीट होगा ही, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी किस दूसरे कैंडिडेट को राज्यसभा भेजती है। अखिलेश यादव अपने पीडीए का नारा बुलंद करते रहे हैं। ऐसे में ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि जबकि राम गोपाल यादव राज्यसभा भेजे ही जाएंगे और वो यादव हैं, ओबीसी कम्युनिटी से हैं, तो क्या दूसरी सीट पर किसी दलित कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी उतारती है और उसे राज्यसभा भेजती है? क्योंकि जिस एक कैंडिडेट की जगह बसपा से खाली हो रही है वो दलित है। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने ये बड़ा मैसेज देने का मौका होगा कि जबकि राज्यसभा से एक दलित की सीट खाली हुई, तो दलित वोट बैंक की गोलबंदी के लिए या उनका खैरख्वाह दिखने के लिए उन्होंने किसी दलित को ही राज्यसभा भेजा। तो 2027 के चुनाव में भले बहुत दिलचस्प मोड़ आए, लेकिन उस चुनाव से पहले 2026 का ये साल भी कम गहमा गहमी वाला नहीं रहने वाला है। तो नजरें टिकाए रखिए यूपी की राजनीति पर कि 2027 तक कौन कौन सी चालें चली जा रही हैं और कैसी कैसी बिसातें बिछ रही हैं। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक ताज़ा एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।